नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत सभी का स्वागत है अनअकैडमी पे और हमारी प्रहार सीरीज पे। मेरा नाम है पायल शर्मा और इस सीरीज में आप मेरे साथ कवर करने वाले हैं इकोनॉमी सेक्शन एंड दैट टू इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि हमारी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी सीरीज जो है वो हमने खत्म कर चुकी है और यहाँ पे अब बेसिकली हमारा प्लान क्या है, प्रहार सीरीज का जो मिशन है या फिर आप प्लान बोल सकते हैं। बेसिकली प्लान क्या है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर पेपर्स जो है उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से हर साल क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछता है, अलग अलग सेट से अलग अलग तरीके से फ्रेम करके उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है। सो व्हाट इज द प्लान हियर, हम उन टॉपिक्स को उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपके इकोनॉमी सेक्शन के या फिर जो आपके रेस्ट ऑफ द टीचर्स दैट आर टेकिंग अदर क्लासेस, वो अपने सब्जेक्ट्स के क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक करेंगे और वही आपको एक होलिस्टिक वे में कवर करवाया जाएगा सो दैट जब आप आने वाली प्रीलिम्स के लिए अपेयर करो तो वो टॉपिक्स आपके कभी भी मिस आउट ना हो। वो टॉपिक्स आप इतने स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लो कि अगर उस टॉपिक में से किसी भी तरीके से यूपीएससी जो है मोल्ड करके क्वेश्चन पूछता है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हमारे इकोनॉमी सेक्शन की तो आपको पता होगा कि हमारी बेसिक से लेके एडवांस तक हमने चैप्टर्स जो है वो कवर करे हैं। अब यहाँ पे प्लान क्या है कि जो हम चैप्टर्स कवर कर चुके हैं उनमें से मैं लेकर आई हूँ बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई हैव टेकन क्वेश्चंस फ्रॉम 2017 टिल 2024। ठीक है, 2024 तक के क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे बेसिकली प्लान क्या है कि थीम को एनालाइज करना है कि फॉर एग्जांपल आज की जो टॉपिक है, जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी इन्फ्लेशन। ठीक है, सो इन्फ्लेशन में से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे कि किन किन तरीकों से या फिर इन्फ्लेशन में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें से यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब आने वाली स्लाइड्स में फिर आने वाली क्लास में पैटर्न क्या रहेगा, हम क्वेश्चन लेंगे, उसमें से हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट पूछा होगा उसको डिस्कस करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, लास्ट में एनालाइज करेंगे कि इस पूरे चैप्टर में से, इस पूरे ब्रॉड कॉन्सेप्ट में से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें से यूपीएससी जो है वो बार बार क्वेश्चंस पूछ रही है और क्या चांसेस है कि किस टॉपिक पे इस साल भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, पैटर्न क्लियर है, हमारे जो एम है, जो प्रहार सीरीज का एम है वो सभी बच्चों को क्लियर कर रहे हैं, है ना। तो अब हम मूव ऑन करेंगे किसकी तरफ, अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। बट क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले वन थिंग दैट आई वांट टू क्लैरिफाई टू ऑल ऑफ यू इज कि हम बेसिक से लेके एडवांस तक की सीरीज जो है वो कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो सीरीज तो गो इन द प्लेलिस्ट सेक्शन, वहां पे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी करके सीरीज पड़ी होगी मेरे नाम से, दैट इज पायल शर्मा। आपको जाके करना क्या है कि लेक्चर्स प्रॉपरली सीक्वेंस में मेंशन्ड है, लेक्चर 1 2 3 4, जहां पे हमने बेसिक से लेके एडवांस टॉपिक्स तक हर एक चीज कवर करी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ क्लैरिटी नहीं है तो आपको सिर्फ करना यह है कि वहां पे सीरीज में जाके उन सब सीरीज को फॉलो करना है, लेक्चर्स को देखना है, फिर उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करोगे तो आपको क्या होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा आज का टॉपिक क्या है, हमारा आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन। सो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इन्फ्लेशन में किस किस तरीके की जो यूपीएससी है किस किस तरीके से, फिर इन्फ्लेशन के कौन से सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से यूपीएससी जो है वो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। ठीक है, क्या दिया है, हमें दिए हैं दो स्टेटमेंट्स, हमें दिए हैं दो स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट्स जो है वो क्या बोलते हैं, तो पहले अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरे साथ क्वेश्चन को रीड करना है और साथ साथ में सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम पहले सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पहले सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि किस कॉन्सेप्ट के बारे में यूपीएससी ने जो है वो पूछा है। सेपरेट स्लाइड में जाके हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद विल कम बैक टू द क्वेश्चन एंड विल सॉल्व इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सो दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द पोस्ट पैंडेमिक पीरियड। अब पोस्ट पैंडेमिक पीरियड क्या है, कोविड-19 का पीरियड था, है ना, उसके बाद का जो पीरियड है दैट इज पोस्ट पैंडेमिक पीरियड। अब यहाँ पे इसने पूछा है दैट इन द पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। अब यहाँ पे किसकी बात करी गई है, यहाँ पे किसकी बात करी गई है, यहाँ पे बात करी गई है हमारे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने की।
एंड दे हैव सेड कि यहाँ पे अकेले आरबीआई की बात नहीं है, दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट जस्ट ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक, दे हैव टॉक्ड अबाउट मेनी सेंट्रल बैंक्स। तो उन्होंने क्या बोला है कि पोस्ट पैंडेमिक पीरियड के बाद ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिली जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है, बहुत सारी इकोनॉमीज की जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया गया। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर नहीं? सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। अब यहाँ पे किसकी बात करी गई है? यहाँ पे भी बात करी गई है बढ़ते दाम की, बढ़ते कंज्यूमर प्राइसेस की। सो इट इज अज्यूम्ड कि जो सेंट्रल बैंक्स है यूजिंग वेरियस मॉनेटरी पॉलिसीज या फिर यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, वो क्या करते हैं, हमारे जो इंक्रीजिंग प्राइसेस होते हैं उनको काउंटर एक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये इतना ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड करी हैं तो यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है कि अगर दाम, किसी भी ऑब्जेक्ट का दाम बढ़ा है तो यहाँ पे गवर्नमेंट, आप बोल सकते हो कि जो आरबीआई है वो कैसे रिएक्ट करती है कि जो हमारे कंज्यूमर जिस भी प्राइस पे वो पर्टिकुलर कमोडिटी खरीद रहा है उसको कम किया जा सके। ठीक है, अब समझ आया? अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट सभी को समझ आए। अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो उन्होंने पूछा क्या है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसको पोस्ट पैंडेमिक पीरियड के बाद इंक्रीज करा गया है, बट व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज रिसेंटली हैपेंड कि हमारा जो पोस्ट पैंडेमिक के बाद अचानक से जो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज कर दिया गया। तो दो सिचुएशंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्री पैंडेमिक की। ठीक है, प्री पैंडेमिक की एंड क्या है हमारे पास, पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन है। अब प्री पैंडेमिक सिचुएशन कैसी थी? हमारी नॉर्मल सिचुएशन थी, है ना, हम जो है वो डेली जैसे हम अपनी लाइफ जी रहे थे, या फिर अगर जो इन्फ्लेशन भी अगर आप बोलोगे तो अपने नॉर्मलाइज तरीके से बढ़ रही थी। बट इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं या फिर अगर मैं बात करूं हमारे कोविड पैंडेमिक की, तो कोविड पैंडेमिक के टाइम पे अगर आपको याद होगा तो वहां पे क्या लगा था, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन जो है वो देखने को मिली थी, है ना। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन जो है वो देखने को मिली थी। बहुत लोगों का क्या हुआ था, जॉब लॉस हुआ था, है ना, बहुत लोगों ने अपनी नौकरी खो दी थी। और यहाँ पे डर किसका बताया गया था, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का जॉब लॉस है ना, किसी को अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है, तो यहाँ पे ये चीज अज्यूम करना एकदम परफेक्ट है कि उसको पैसे का भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, है ना। अगर किसी इंडिविजुअल के पास जॉब ही नहीं है तो अपना घर कैसे चलाएगा। तो यहाँ पे एक बेसिक चीज जो है या फिर एक बेसिक प्रॉब्लम जो है वो हर एक पैंडेमिक में, चाहे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो या फिर कोई भी, अगर मैं पैंडेमिक पीरियड की बात करूँ, तो ऐसी सिचुएशन हमें यूजुअली देखने को मिलती है। ठीक है, बट गवर्नमेंट जो है इस तरीके को, मतलब गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को कैसे बैलेंस आउट करता है या फिर इस प्रॉब्लम से कैसे जूझता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, आप बोल सकते हो जो हमारा आरबीआई है वो इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करती है, हमारे इंटरेस्ट रेट को, हमारे जो इंटरेस्ट रेट है, हमारे इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करके, हमारे इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करके। अब यहां से दो कॉन्सेप्ट आएंगे, यहां से कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे, हमारे दो कॉन्सेप्ट्स आएंगे। पहला आएगा हमारा एक्सपेंशनरी पॉलिसी, अनदर वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ठीक है, अनदर वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अब ये एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज क्या है? सो बेसिकली अगर हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन जैसी प्रॉब्लम अगर देखने को मिलती है तो हमारी आरबीआई क्या करती है, उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे यूज करती है जिसके कारण सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके। ठीक है, अब ये तो रही हमारी टेक्निकल वर्ड्स, बट यहाँ पे बेसिकली करा क्या गया, तो जॉब लॉस हुआ। ठीक है, हमारे जो इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात करी गई बाय द आरबीआई। अब आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को कैसे कम करेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी हाउस लोन लिया है, ठीक है, हाउस लोन आपने लिया है, बट आपको सडनली क्या हुआ, जॉब लॉस जैसी सिचुएशन जो है वो देखने को मिली। अब इट इज वेरी टफ टू पे द इंटरेस्ट रेट ऑन इट, है ना। जो भी आपने हाउस लोन लिया है उसके ऊपर आप बोल सकते हो कि इंटरेस्ट रेट देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो हमारी आरबीआई ने क्या करा, कुछ टाइम के लिए हमारा जो इंटरेस्ट जो लोग पे करते हैं टू द बैंक्स उसको कम करा, ताकि लोगों की पॉकेट में जो है वो पैसा बना रहे। अब फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट कम करने की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं प्री पैंडेमिक पीरियड की, ठीक है, अगर मैं बात करूं प्री पैंडेमिक पीरियड की, तो आप इंटरेस्ट रेट पे कर रहे थे बैंक को, फॉर एग्जांपल, नाउ दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पे कर रहे थे 15,000, बट यहाँ पे हमारे आरबीआई ने क्या करा, हमारे इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। अब जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ
तो हमें कैसी सिचुएशन देखने को मिली कि जो कंज्यूमर है अब वो क्या कर रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको वो जो है वो कम दाम पे दे रहा है। फॉर एग्जांपल उसने कम करा, आरबीआई ने कम करा और यहाँ पे एक कंज्यूमर कितना पे करना स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल 5 के, ठीक है, 5,000 जो है वो उसने देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे कंज्यूमर को कितने की बचत हुई, कंज्यूमर को बचत हुई हमारे 10,000 की। तो यहाँ पे 10,000 जो है वो एक कंज्यूमर की पॉकेट में रहे, है ना। एक जो आम आदमी है उसने बचत करी कितने की, 10,000 की बचत करी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब 10,000 की बचत सभी इंडिविजुअल्स ने करनी शुरू कर दी तो यहाँ पे जो मॉनेटरी सप्लाई है या फिर यू कैन से कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोगों के पॉकेट में पैसा है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, जब भी इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है, मतलब कि लोगों की पॉकेट में अगर पैसा बढ़ना शुरू होता है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी। मतलब आरबीआई क्या कर रही है, लोगों की पॉकेट में पैसे की जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ा रही है। वेयर एज अगर मैं पोस्ट पैंडेमिक पीरियड की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं हमारे पोस्ट पैंडेमिक पीरियड की, मैं बात करूं पोस्ट पैंडेमिक पीरियड की, तो यहाँ पे देखा गया कि जब हमारी सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हुई, जब लॉकडाउन जो है वो हटना शुरू हुआ, लोग जो है वो अपनी रूटीन पे वापस आना शुरू हुए, तो क्या देखा गया कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बढ़नी शुरू हो गई है। ठीक है, क्या हुआ कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। बट वो क्यों बढ़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि आरबीआई ने पैंडेमिक के टाइम पे क्या यूज करा था, आरबीआई ने यूज करा था एक्सपेंशनरी पॉलिसी को। आरबीआई ने क्या यूज करा था, एक्सपेंशनरी पॉलिसी को। मतलब लोग, जो आरबीआई है उसने पैसे की अवेलेबिलिटी लोगों की पॉकेट में बढ़ाई थी, जिससे क्या हुआ कि लोगों की डिमांड्स भी बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, उससे क्या हुआ कि लोगों ने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करना शुरू कर दी। और जब भी हमारी डिमांड बढ़ती है सप्लाई से, तो इट मींस उसका जो प्राइस है उसमें भी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, बट अब यहाँ पे इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन देखने को मिली आरबीआई को। नाउ आरबीआई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब इस सिचुएशन को कैसे नॉर्मलाइज करा जाए। सो उस सिचुएशन पे आरबीआई ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को अडॉप्ट करने का डिसाइड करा। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या है। सो बच्चे, हमने एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या करा था, मनी सप्लाई को बढ़ाने की बात करी थी, है ना। हमने एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या देखा था, एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट को कम कर दो और इससे क्या होगा, हमारी मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, वेयर एज अगर मैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की बात करूं तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को क्या करो, बढ़ा दो और जो मनी सप्लाई है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब जहां पे पहले जो इंडिविजुअल क्या पे कर रहा था, 5,000 पे कर रहा था, अब क्या करा आरबीआई ने, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। अब इंडिविजुअल कितना पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल अब इंडिविजुअल वापस ही उतना पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल 10,000। ठीक है, 10,000 जो है एक इंडिविजुअल ने पे करना शुरू कर दिया। इट मींस वो अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के ज्यादा पे कर रहा है, किसको, बैंक्स को। तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ। यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है, इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया है। बट दो हमारे पास कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखे गए, वन इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी, अनदर वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अब आते हैं हमारा बैक टू द क्वेश्चन हमारा क्या था। सो दे हैव आस्क्ड कि जो पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट जो पास्ट है वहां पे क्या करा है, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स ने क्या करा है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। दैट इज ट्रू, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसी चीजें जो है, इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिली, है ना, इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिली, इस कारण बैंक्स ने क्या करा, उसको बढ़ा दिया। सो पहली स्टेटमेंट जो है वो तो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, सो द सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मींस। अब यहाँ पे जो हमने एक्सपेंशनरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट समझा, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर मॉनेटरी पॉलिसी ओनली। ठीक है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी किसका पार्ट है, हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट है। और इसको यूज करके हम इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चे, ये स्टेटमेंट भी आपकी एकदम करेक्ट है। सो यहाँ पे अब स्टेटमेंट्स देखते हैं जो कि हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां से हमें पता लग गया कि जो हमारा आंसर करेक्ट है, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए
इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम क्लियर है, इससे हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो भी सभी को क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो चीजें हमने देखी। सबसे पहले दे हैव आस्क्ड अबाउट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन ये कॉन्सेप्ट भी अभी हम पढ़ेंगे, प्लस उसने किसका पूछा है, आरबीआई के बारे में पूछा है। किसका पूछा है, आरबीआई के बारे में पूछा है। सो व्हाट दे हैव आस्क्ड दैट कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं आरबीआई की जिसको क्या करा जाता है, कंसीडर करा जाता है एज अ पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन क्या है, सो एकदम इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम इजी वे में पढ़ेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सो स्टेरिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने अभी पुरानी स्लाइड में देखा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है, हमारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं किसमें, मॉनेटरी पॉलिसी में। बट क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम जो है, हमारी ओपन इकोनॉमी है। ठीक है, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद इन आवर बाउंड्रीज ओनली। हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज ओपन इकोनॉमी एंड वी ट्रेड विद इन अदर नेशंस ऑल्सो। ठीक है, अलग अलग नेशंस हैं, हम उनके साथ भी ट्रेड करते हैं और हम क्या करते हैं, फॉरेन करेंसीज जो है वो लाते हैं और उनको सेटल करते हैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी में, है ना। ट्रेड जो है वो ऐसे ही करा जाता है। अगर हम बाहर वाले किसी देश से हम चीज़ें खरीद रहे हैं तो हमें उनकी करेंसी में सेटल करना है ना। अगर कोई हमारे देश वाले खरीद रहे हैं तो उनको हमारे रुपये में सेटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉरेन करेंसी का फॉरेन करेंसी का क्या होता है, लेन देन होता है, या फिर यू कैन से फॉरेन करेंसी का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होता है। बट हमने क्या पढ़ा है, इकोनॉमी में कोई भी चीज होती है, ठीक है, कोई भी एक्सचेंज हो रहा है, कोई भी ट्रेड हो रहा है, उसका बाकी चीजों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। बट इसको इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है या फिर जो हमारा ट्रेड होता है उसका डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर, डोमेस्टिक करेंसी या फिर यू कैन से जो डोमेस्टिक हमारी मनी सप्लाई है इसके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, इस कारण हम यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो ये समझ आया। यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन क्या है, बेसिकली जो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक तरीका है जो कि आरबीआई हमारा यूज करती है कि जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हम कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं, फिर एक्सचेंज कर रहे हैं, उसका हमारी जो मॉनेटरी जो हमारा मनी सप्लाई है या फिर हमारे इकोनॉमी में जितना भी पैसा घूम रहा है उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना करे, इस कारण हम क्या यूज करेंगे, हम स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके हम चीजों को नॉर्मलाइज रखेंगे। ठीक है, समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया सभी को। अब ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब पहला हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, मार्केट जो है वो ऑपरेट कर रही है। ठीक है, अगर मैं कॉन्सेप्ट से समझूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्ड की या फिर यू कैन से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे किसकी बात करी गई है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब जो मार्केट ऑपरेशंस है यहाँ पे किसकी बात करी गई है, हमारे दैट इज ओपन इन इकोनॉमी। मतलब वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद इन आवर बाउंड्रीज ओनली, हम जो है वो लोगों के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको किसकी बात याद रखनी है, आपको यहाँ पे क्या चीज याद रखनी है, दैट ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमेशा बात होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज हैं उनको बाय या फिर सेल करने की बात या फिर जो एक्टिविटी है वो किस में आएगी, हमारे वो आएगी हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशन में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टेरिलाइजेशन से आपको पता लगेगा कि जो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन है दैट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेन देन का इट इज अ पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन ही पढ़ के पता लग जाता है दैट आर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, विच सेज कि जो हमारा स्टेरिलाइजेशन है या फिर यू कैन से जो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन है इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात करी गई है, फिर से इकोनॉमी में जो हमारी मनी सप्लाई है उसको बैलेंस करने की बात करी गई है। और देखो एक और कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ, अगर मैं बात करूं हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय या फिर सेल करती है। ठीक है, इन्फ्लेशन बैलेंस, यहाँ पे क्या करा जाता है,
हमारी इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम कैसे यूज करते हैं। सो डिफरेंस देखते हैं, बाय या फिर सेल। अब एक चीज जो मेरे को आप लोगों से जाननी है वो ये है कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, ठीक है, अगर मार्केट में क्या है, मार्केट में क्या है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारी मनी सप्लाई है वो ज़्यादा है ना, हमारी जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑलरेडी लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको बेचेगी या फिर बाय करेगी। सो यहाँ पे डिफरेंस देखना जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो बाय कर रही है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिक्योरिटीज को बाय कर रही है, मतलब परचेज कर रही है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या कर रही है, बाय कर रही है, तो अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करूं तो इट मीन्स मैं अपने हाथ से पैसा दे रही हूँ, है ना, ये क्या करेगा, मॉनेटरी जो हमारी मनी सप्लाई है उसको इंक्रीज करेगा। वेयर एज अगर मैं बात करूं सेल करने की, ठीक है, मैंने क्या करा, बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी मेरे पास, मैंने लोगों को कहा कि लो मेरे से ले लो, सेल, आई एम सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट जो लोग हैं वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे और अपना पैसा देंगे टू दी गवर्नमेंट। तो इट मीन्स यहाँ पे मनी सप्लाई क्या हुई, कम हुई। तो यहाँ पे मनी सप्लाई अगर कम हो रही है तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को कम करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को कम करने की बात कर रहे हैं। सो जब भी इन्फ्लेशन जैसी बात आती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, सेल करती है, ठीक है। ये डिफरेंस एकदम क्लियर है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कब बाय करनी है, कब सेल करनी है, ये भी हमने इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2022 का हमारा क्वेश्चन है और ये बोलता है दैट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट इज सुपर इजी क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बाकी ऑप्शन आई थिंक देखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब भी इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन या फिर इकोनॉमी को बैलेंस करने की बात आएगी तो बच्चे हमेशा आपको याद रखना है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है या फिर किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है क्या करने में, हमारी इकोनॉमी को न्यूट्रल रखने में या फिर हमारी इकोनॉमी में जो भी सिचुएशन होती है उसको बैलेंस करने में। सो सबसे पहले यहाँ पे बिना पढ़े आंखें बंद करके आप इस ऑप्शन को करेक्ट स्टेट कर सकते हो, इस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो, विच इज आर सेंट्रल बैंक, विच इज द एपेक्स बैंक, विच इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, विच इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शंस करेक्ट करना है, आपको करेक्ट करना है यहाँ पे आरबीआई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखने हैं, नाउ दे हैव आस्क्ड दैट विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये क्वेश्चन कब आया है, हमारा 2022 का क्वेश्चन है, विच मीन्स इट इज द लेटेस्ट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हमारी इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा है देन आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे आपको अभी पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम सेल करते हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है अपनी पॉकेट से, फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस इज अ कप, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स, दिस इज अ कप, कंसीडर इट एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज दी किसको, कंज्यूमर को, कि लो खरीद लो। अब इसके बदले में क्या करेगा, जो कंज्यूमर है मेरे को यानी गवर्नमेंट को क्या देगा, पैसा देगा। तो इट मीन्स मनी से जो सप्लाई है वो क्या हुई, कम हुई। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना। जब इन्फ्लेशन ज्यादा है तो गवर्नमेंट जो है वो बाय क्यों करेगी सिक्योरिटीज, मनी सप्लाई को क्यों बढ़ाएगी। यहाँ पे किसकी बात करी गई है, यहाँ पे बात करी गई है कि जब भी इन्फ्लेशन होगा मनी सप्लाई को हमेशा कम करना है, बट यहाँ पे ये सिचुएशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो हमने क्या करा, एलिमिनेट कर दिया। तो पहला जो है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है, तो ये तो इनकरेक्ट है, हमारा पहला जो है वो एलिमिनेट हो गया, सेकंड भी हमारा एलिमिनेट हो गया और हमारा थर्ड भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 जो है यहाँ पे प्रेजेंट है इन तीन ऑप्शंस में। सो ऑटोमेटिकली अगर आपको अपना टाइम सेव करके चलना है देन ऑफ कोर्स यू कैन मेक इट करेक्ट, अदरवाइज अगर आपको स्टेटमेंट समझ नहीं तो आप वो भी समझ सकते हो। सो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, इफ द रुपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है दैट इज
एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हमारे जो इंडियन रुपी है या फिर जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है किसी भी कंट्री की, अगर वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट करेगी तो आरबीआई क्या करती है, उसको डॉलर्स को मार्केट में सेल करना शुरू कर देती है, ताकि क्या हो कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो जो है वो ज़्यादा ना गिरे और वहाँ पे जो सिचुएशन है उसको बैलेंस करा जा सके। ठीक है, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर इंटरेस्ट रेट यूएसए में या फिर यूरोपियन यूनियन में अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। अब ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं भी किसी भी देश में, ठीक है, बट यहाँ पे किसकी बात करी गई है, यूएसए की एंड स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन की बात करी गई है, अगर उनके डॉलर्स या फिर आप बोल सकते हो इंटरेस्ट रेट क्या होता है में फॉल आता है तो इट इज वेरी लाइकली टू हैपन कि यहाँ पे जो यू कैन से कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी और देश में शिफ्ट कर दी जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या है जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बहुत ही ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिलती है। नाउ इट इज सेड दैट इट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स, है ना, विच इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम दोनों को करेक्ट करेंगे एंड आर करेक्ट स्टेटमेंट इज our correct option is 2 and 3. So B is the correct option. Next हम देखते हैं question. Next question क्या बोलता है? So next question says that with reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused or increased by which of the following. अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे इन्फ्लेशन चैप्टर के। अब यहाँ पे दो हमारे पास क्वेश्चन या फिर आप बोल सकते हो कि हमारे पास क्या आता है, दो टाइप्स आती हैं, दो क्या आता है, टाइप्स आती हैं हमारे इन्फ्लेशन की। दो टाइप्स कौन सी है, यहाँ पे सबसे पहले बात करी गई है हमारे डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, और दूसरी जो कि बहुत फेमस टाइप है दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि जो हमारी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है वो सिर्फ यही दोनों है, हमारी बहुत सारी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है। आपका टास्क सिर्फ यही है कि जो मेरा इन्फ्लेशन वाला टॉपिक है उसको सेपरेटली जाके आपको पूरी वीडियो को देखना है और उसके बाद भी आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। तो यहाँ पे डिमांड पुल और अगर मैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करूँ तो बेसिकली बच्चे आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे किसकी बात करी गई है, डिमांड की। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट की तो डिमांड इज अनइक्वल टू सप्लाई। मतलब यहाँ पे डिमांड जो है वो ज्यादा है किससे, हमारी सप्लाई से। और जब भी कंज्यूमर की डिमांड ज्यादा होगी, मतलब कंज्यूमर जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी की और पीछे से सप्लाई जो है वो बहुत कम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बाजार गए, आपने बोला कि भैया मेरे को 1 डजन जो है वो केले दे दीजिए, बट वहां पे क्या है, ½ डजन केले जो है वो अवेलेबल है। बट आप क्या बोलते हो कि मेरे को केले जो है वो इतने ही चाहिए। ठीक है, आपने क्या मांगे, 1 डजन केले मांगे और उसके पास सारे ही 1 डजन केले हैं। तो वो क्या करेगा, आपको ज्यादा प्राइस के ऊपर वो चार्ज करके देगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा है, बहुत ज्यादा डिमांड करी है और उसके पास सप्लाई जो है वो एकदम लिमिटेड है। तो यहाँ पे हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, जो हमारा प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, तो यहाँ पे क्या बात करी जाती है, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जब भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट को, तो वहां पे अगर हमें इंक्रीज देखने को मिलता है प्राइस में, दैट कम्स अंडर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो किन किन फैक्टर्स के कारण इंक्रीज होती है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी भी एकदम करेक्ट है कि अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या आएगा कि गवर्नमेंट ने हमारी जो आरबीआई जो है हमारी आरबीआई ने क्या करा, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, हमारी मनी सप्लाई जो है वो बढ़ गई, लोगों की पॉकेट में जो है वो ज्यादा पैसा आया, लोगों ने डिमांड करना जो है वो ज्यादा शुरू कर दिया। अब सप्लाई को मैच नहीं कर पाए, ठीक है, सप्लाई को मैच नहीं कर पाए, उसके कारण क्या हुआ, हमारे प्राइजेस में क्या हुआ, इंक्रीज आना शुरू हो गया। ठीक है, ये एकदम चेन सभी को करेक्टली समझ आई, चेन एकदम करेक्टली समझ आई। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। अब यहाँ से हम एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, करेक्ट आंसर कौन सा है। सो फर्स्ट जो है यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है। सो हम बी ऑप्शंस को खुद से ही एलिमिनेट कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, फिस्कल स्टिमुलस। अब यहाँ पे फिस्कल स्टिमुलस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, दैट इज इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पास है हायर परचेजिंग पावर। अब यहाँ पे अगर मैं इन ऑप्शंस की बात करूं सो दीज आर वेरी सिंपल टू
अंडरस्टैंड। फिफ्थ हमारे पास ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। नाउ यू योरसेल्फ थिंक कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज करेगा, है ना, अगर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, हमारे पास जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी, है ना, हमारे पास जो डिमांड है वो भी कम होगी, और अगर डिमांड जो है वो कम होगी तो यहाँ पे कहीं से भी चांसेस नहीं है कि यहाँ पे हमारे प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हों। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम इनकरेक्ट है। हायर परचेजिंग पावर, इसको हम करेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल है, उसके पास मनी सप्लाई जो है वो बहुत है, ठीक है, मेरी पॉकेट में बहुत ज़्यादा पैसा है, तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो परचेजिंग पावर अपनी इंक्रीज कर पाऊंगी, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर पाऊंगी, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को भी हम करेक्ट कंसीडर करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमारा फर्स्ट एंड फोर जो है वो एकदम करेक्ट है। तो हमारा क्या हुआ, जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको हमने क्या करा, एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बारी आती है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस की। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस क्या है, हमारा एकदम अलग से कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो आपको वीडियो में जाके उसको रेफरेंस लेना पड़ेगा और वहां पे जाके समझना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं बता दूं, दिस इज इनकरेक्ट इन नेचर। अब यहाँ पे सेकंड बात करी गई है हमारे फिस्कल स्टिमुलस की। फिस्कल स्टिमुलस एज इन कि जो गवर्नमेंट हमारे पर खर्चा करती है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉनेटरी की जब भी मैं मॉनेटरी की बात करूंगी तो यहाँ पे आपको याद रखना है दैट इट इज रिलेटेड टू आवर सेंट्रल बैंक विच इज RBI। बट जब भी यहाँ पे बात होगी हमारे फिस्कल की, फिस्कल क्या है, इट इज रिलेटेड टू दी गवर्नमेंट, अगर या फिर आप बोल सकते हैं जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। फिस्कल स्टिमुलस मतलब गवर्नमेंट ने खर्चा करना जो है वो ज्यादा कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या होती है, हमारी एकदम करेक्ट बैठती है, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, दैट इज ए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे which is again on very important topic which is WPI and CPI, ठीक है, which is WPI and CPI। अब आप पूछोगे कि मैम ये WPI and CPI क्या है। So basically what happens, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं एकदम माइक्रो लेवल से स्टार्ट करती हूँ, आपका कोई भी खर्चा है, ठीक है, आपको आपके घर वाले पॉकेट मनी दे रहे हैं, अगर आपको अपना खर्चा जो है वो एकदम करेक्ट करके देखना है कि मेरा जो खर्चा है एकदम राइट वे में हो रहा है, मैं ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा है ना, या फिर मैं एक्स्ट्रा विजन जो है वो नहीं बन रहा, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक अलग से डायरी बनाते हो, है ना। वो क्या है, एक मेजर है या फिर एक इंडेक्स है जिसके कारण, जिसको यूज करके आप क्या कर रहे हो, अपना खर्चा जो है वो एकदम करेक्टली हो रहा है या फिर नहीं, उसको देखते हो। सो बेसिकली अगर मैं एक बात करूं हमारे इन्फ्लेशन की, ठीक है, इन्फ्लेशन की, अगर मैं इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात करूं कि कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो कि ध्यान रखता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कितना जा रहा है मार्केट में, इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा है या फिर कम है। सो इस चीज का ध्यान कौन रखता है, हमारे दो इंडेक्सेस विच आर पॉपुलरली नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली हमारे पूछे भी जाते हैं, फिर मेंशन रहते हैं हमारे अलग अलग एडिटोरियल्स में, या फिर आप बोल सकते हो कि न्यूज़ में भी जो बहुत एक्टिव रहते हैं। ये दोनों वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हमारी न्यूज़ में भी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे मैं बात करूँ WPI की, यहाँ मैं बात करूँ CPI की। तो CPI में मैंने क्या बोला, CPI इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वेयरएज WPI इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ से आपको पता लग गया कि मैम होलसेल की आपने बात करी है ना। होलसेल, जब भी मैं होलसेल वर्ड देखती हूँ तो होलसेल से मुझे सिर्फ एक चीज याद आती है विच इज बल्क, विच इज व्हाट, विच इज बल्क, मतलब ज्यादा सामान है। क्योंकि होलसेल से बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब अगर मैं पॉपुलर एग्जांपल लूं या फिर अगर मैं अपनी डेली लाइफ से इसको रिलेट करके बढ़ूं, सो आपने देखा होगा कि जब भी घर में शादी होती है तो हमारे घर वाले क्या करते हैं, मंडी में जाके या फिर क्या करते हैं, वहां से जाके बल्क में क्या लेकर आते हैं, सब्जी लेकर आते हैं। फिर इसको भी, इससे एग्जाम्पल से भी हटके एक एग्जाम्पल अगर मैं देखूं कि अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कोई भी अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो घर वाले क्या करते हैं, होलसेल मार्केट से सामान लेकर आते हैं और उसको रिटेल प्राइस पे बेचते हैं। सो इट मींस आपने बल्क में सामान लिया जो कि आपको सस्ते में पड़ा, फिर आपने एक एक करके वो चीज बेची जो कि आपने MRP पे बेची या फिर रिटेल प्राइस पे बेची, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को होलसेल से क्या पता लगा, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट बल्क। सो यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है। सो इट इज द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क बाय द होलसेल बिजनेस, ठीक है।
अब यहाँ पे जब भी मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करूंगी तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे बल्क में जो चीजें उठाई जाती हैं, फिर कोई दुकान है जो कि जो होलसेल प्राइस है उसके ऊपर बेचता है, हम उन चीजों को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको पब्लिश कौन करता है, दैट इज ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब नाउ दिस इज अ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन द इंडिया। ठीक है, जो कि मैंने आपको बोला कि जो हमारे WPI है एंड CPI है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि जो कि हमारा डेली न्यूज में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा डिस्कस भी होता है। अब नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इसका बेस ईयर क्या है, क्योंकि हम WPI को और CPI को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो हमारा करंट बेस ईयर है दैट इज 2012। ठीक है, दैट इज 2011-12 एंड चांसेस आर कि आने वाले टाइम पे जो बेस ईयर है वो आपको चेंज होते हुए भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, जब भी हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेल मार्केट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, MRP के ऊपर प्रोडक्ट्स जो है वो बेचते हैं। तो यहाँ पे जो कंसीडर करने वाली चीजें हैं वो क्या है, दैट इट मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल बायर। ठीक है, जो कि हम नॉर्मली दुकान पे जाके राशन खरीद रहे हैं, फिर कोई भी कपड़ा खरीद रहे हैं, वो क्या है, हमारे रिटेल शॉप्स हैं। नाउ इसको रिलीज कौन करता है, हमने WPI में देखा था दैट इट इज रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बट यहाँ पे इसको कौन रिलीज करता है, NSO इज द वन हु रिलीजेज इट्स इंडेक्स। मतलब CPI कौन रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट क्या आपको देखना है कि ये क्या कैलकुलेट करता है, सो इट कैलकुलेट्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज सच एज फूड हो गया, हमारा मेडिकल केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, विच इंडियन कंज्यूमर्स बाय फॉर यूज। अब यहाँ पे आपको इतना ज्यादा जो है इन डेप्थ जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने की जरूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्फ्लेशन चैप्टर का, पूरे इन्फ्लेशन टॉपिक का आपको लिंक मिल जाएगा। आपको बेसिकली वहां जाके हर एक चीज जो है वो एक्सप्लेन्ड मैनर में बताई गई है। बट यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जानना जरूरी है। नाउ यहाँ पे सेवरल सब कैटेगरीज है, फिर सब ग्रुप्स जो है वो अवेलेबल हैं, जो कि क्या इंक्लूड करता है, हमारे फूड एंड बेवरेजेस इंक्लूड करता है, फ्यूल एंड लाइट की अगर मैं बात करूं वो भी इसमें इंक्लूडेड रहती हैं, या फिर मैं बात करूं हमारे हाउसिंग की, क्लोथिंग की, बेडिंग की एंड फुटवेयर की, वो भी इसमें इंक्लूडेड जो है वो रहती हैं। अब यहाँ पे CPI की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है दैट इट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। अब यहाँ पे 4 टाइप्स क्या है, सबसे पहले हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सेकंड है हमारा एग्रीकल्चरल लेबर, थर्ड है हमारा रूरल लेबर एंड फोर्थ है हमारा कंबाइंड विच इज रूरल एंड अर्बन। ठीक है, तो यहाँ पे कंबाइंड में क्या आता है, रूरल एंड जो अर्बन है उसका अमेलगमेशन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है दैट इनमें से जो हमारे पहले तीन है इनका डेटा कौन निकालता है, विच इज लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और जो फोर्थ है हमारा दैट इज अ कंपाइल्ड वन, इसका जो डेटा है दैट इज रिलीज्ड बाय NSO। अब यहाँ पे जो बेस ईयर है दैट इज अगेन 2011 एंड 12। ठीक है, बेस ईयर क्या है हमारा 2011-12। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, द वेटेज ऑफ फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, विच इज करेक्ट। यहाँ पे किसकी बात करी गई है, हमारे जो कंज्यूमर प्राइस है उसमें बहुत सारे आइटम जो है वो इंक्लूडेड है, वेराज अगर मैं बात करूं हमारे किसकी, WPI की, तो वहां पे उतनी सारी आइटम जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट WPI डजंट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज व्हिच CPI डज। अब यहाँ पे आपको एक और डिफरेंस जो है वो याद रखना है कि जो हमारा WPI है उसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है, वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट CPI देन इट इंक्लूड्स सर्विसेज ऑल्सो। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ RBI ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे आप लोग दोगे। यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि अभी RBI ने क्या करा है, WPI को अडॉप्ट करा है ताकि वो चेंजेस वगैरह देख सके, या फिर इट इज समथिंग एल्स व्हिच RBI हैज अडॉप्टेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसके लिए रहा, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, और ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ मेरी क्लास में। सो बेसिकली आपको जाके वीडियो पूरा देखना है, वहां पे आपको देखना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से डिस्कस करा गया है और इसका आंसर क्या है। और सो वीडियो आप अटेंड करके क्वेश्चन अगर ये पर्टिकुलरली खुद विद अ
विद अ ट्रूथफुल मैनर यू कैन से, या फिर अगर आप एकदम सही हो के अगर ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो देन ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करें, हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करें। अब कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ कि इन्फ्लेशन में हमारा जो इन्फ्लेशन टॉपिक है, ठीक है, इन्फ्लेशन जो हमारा टॉपिक है मैम, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो हमने क्या देखा, सबसे पहले आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेजर्स जो है वो जानना इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन को बराबर करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई किस किस तरीके के मेजर्स जो है वो यूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इसके टाइप्स देखे, हमने देखे इसके टाइप्स जो कि अलग अलग टाइप्स हैं हमारे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, फिर उसके बाद हमने देखा इंडेक्सेस, ठीक है। इंडेक्सेस में से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि आरबीआई कैसे रिएक्ट करती है अगर हमारी इकोनॉमी में क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिलता है, तो आरबीआई उसको कैसे रिएक्ट करके कैसे सॉल्व करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके टाइप्स कितने हैं। अब हमने टाइप जो है वो दो तरीके के पूछे गए थे, वन इज हमारा जो होल प्ले हमारे जो टाइप है, सॉरी टाइप्स जो है हमारे पूछे गए थे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यही टाइप्स नहीं है, डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू दिस मच ओनली। अब यहाँ पे और भी टाइप्स हैं हमारी, फॉर एग्जांपल हमारा स्टैगफ्लेशन आ गया है, फिर और भी हमारे जो टाइप्स हैं आपको उनको भी कंसीडर करना है, क्योंकि नो वन नोज यूपीएससी जो है वो किस टाइम पे किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछ ले। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीरीज का जो एक यू कैन से जो हमारा मकसद है, हमारी जो इकोनॉमी के लेक्चर्स हम पढ़ते हैं वो इस तरीके से है कि इस तरीके से होलिस्टिक कवरेज हो कि आपके जो बाकी एग्जाम्स हैं आप उनको भी केटर कर सको, या फिर जो बाकी एग्जाम्स हैं उसमें अगर कोई इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी आप इजिली सॉल्व कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, इंडेक्सेस के बारे में पढ़ना है, दैट डब्ल्यूपीआई जो है वो कैसे रिएक्ट करता है, सीपीआई जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। जो हमने अलग अलग इसके टाइप्स देखे उसको भी आपको इन डेप्थ पढ़ना है कि ज्यादा जो है वो कवरेज कौन करता है, ज्यादा जो है जो हमारे आप बोल सकते हो कि नंबर्स है वो किस में ज्यादा इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको किस में कवर करनी है, हमारा जो इन्फ्लेशन वाला टॉपिक है उसमें कवर करनी है। सो दैट इज इट अबाउट टुडेज क्लास। हमने इन्फ्लेशन जो है वो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर कर लिया है। यहाँ पे हमने कैसे इसको कवर करा है, लेक्चर जो है वो पहले ही ले चुकी हूँ, प्लस यहाँ पे क्या आया, पीवाईक्यू सीरीज देखी और इससे हमने एनालाइज करा कि हमारा ट्रेंड जो है वो किस तरीके से है, यूपीएससी जो है वो इन्फ्लेशन को लेके किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, और 2025 के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मिस आउट नहीं करने, ठीक है। नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आई एम वेरी श्योर कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको ट्रेंड एनालाइज हमारा जो ट्रेंड है उसको एनालाइज करने का भी पता लगा होगा, और 2025 में कौन से ऐसी टॉपिक्स है जिनको आपको छोड़ के नहीं जाना वो भी आपको जरूर पता लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको रिवीजन जो है वो करना इंपॉर्टेंट है, मेरे जो लेक्चर्स जो कि मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ उनको देखना इंपॉर्टेंट है, प्लस पीवाईक्यूज जो है वो लगाना शुरू कर दीजिए ताकि आपका एक टॉपिक या फिर एक सब्जेक्ट जो है वो आप उसको सेपरेट रख सको और आप बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्या कर सको, होलिस्टिक कवरेज कर सको। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।